जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस मुख्यतः अनुसूचियों से संबंधित हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये आज की डेट की बात कर रहा है, तो आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था साथियों, तब हमारे पास 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है, और 4 अनुसूचियों को पिछले समय में संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 4 कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन वही है साथियों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, ये ठीक है, और इसमें अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि आपको ये चूज करना है कि ये जो कथन दे रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में 20 भाग हैं साथियों, ये गलत है, क्योंकि आज भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान, तब हमारे संविधान में 22 भाग थे। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद थे। नहीं साथियों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, और आज बताया जा रहा है 465 या 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये सही ऑप्शन है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारे संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थीं और आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब ये है कि 4 अनुसूचियों को विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। 8 अनुसूचियां हैं। नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, नवीं अनुसूची जिसे पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून से संबंधित है, 1985 में से जोड़ा गया था, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची साथियों ये पंचायती राज से संबंधित है, तेजी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगरीय पंचायतों से संबंधित है। 11वीं और 12वीं अनुसूची ये लोकल बॉडीज से या स्थानीय प्रशासन से, स्वशासन से संबंधित है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अनुसूचियां आज 8, 12 हैं और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, और कौन कौन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया है ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 53वां, ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा। ठीक है, इसमें ये और जरूर ध्यान रखिएगा साथियों कि पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी नवीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, 73 में से 11वीं और 74 में से 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है ऐसे कि कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ी गई है। आगे बढ़ते हैं तेजी से। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है साथियों, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इसका आंसर है साथियों, पहला ही आंसर है कि पहली अनुसूची ही है, वो राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। दूसरी जो अनुसूची है वो संवैधानिक जो प्राधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, जजेस हुए, उनके वेतन के बारे में बताती है। तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, ठीक है, इन्हीं लोगों के शपथ से संबंधित है। और चौथी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण, राज्यसभा में
किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं। अक्सर इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन रहता है। तो आप समझिए कि पहली जो अनुसूची है वो राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके विस्तार को बता रही है। दूसरी जो अनुसूची है वो संवैधानिक जो प्राधिकारी है, राष्ट्रपति हुए, हमारे उपराज्यपाल हुए, राज्यपाल हुए, उनके वेतन के बारे में बता रही है। और तीसरी अनुसूची उन्हीं लोगों की शपथ के बारे में बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं साथियों, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये IAS प्री 2001 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया है। देखिए, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक है, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, कहना चाह रहा है कि अगर भारतीय संघ में कोई एक नया राज्य का सृजन करना है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड बना था हमारे यूपी से निकलकर, बिहार से निकलकर झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, और अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी में संशोधन की आवश्यकता है? तो साथियों ये पहली अनुसूची होगी। ठीक है, क्योंकि पहली अनुसूची ही राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये लिख रखा है इसमें। ठीक है, दूसरी तीसरी का कोई मतलब नहीं, चौथी का भी कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कोई नया राज्य सृजित करना है, और एक और पॉइंट बताता हूँ, या हम किसी दूसरे क्षेत्र को अपने भारतीय संघ का हिस्सा बनाते हैं, तब भी वो पहली अनुसूची से ही संबंधित रहेगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी कि चौथी अनुसूची संबंधित है, ऑप्शन तलाशते हैं, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को नहीं, ये एंटी डिफेक्शन से संबंधित 10वीं है, पंचायती राज से 11वीं है, भाषाओं से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें अलॉट की गई हैं, इससे संबंधित प्रावधान हमें चौथी अनुसूची में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा यूपी से सीटें अलॉट की गई हैं, 31 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा में किसी राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी ये डिपेंड करता है उसकी जनसंख्या पर। राज्यसभा में जो सीटें अलॉट होती हैं वो जनसंख्या के अनुपात में अलॉट होती हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तीसरी सूची में, अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या क्या दे रखा है? ठीक है साथियों, चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, शपथ के प्रारूप से संबंधित है। किस किस के शपथ से संबंधित है और किस किस के लिए प्रारूप है, वो ये जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। ठीक है, ये भी इसमें ऑप्शन है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, ये भी ऑप्शन है इसमें। और संसद के किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप नहीं साथियों, ये नहीं है। ठीक है, तो ये यूपी PCS 2017 में पूछा गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ इसको आप एक्सप्लेन करिए और ज़रूर लिखिए, इनको नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि 8 लोगों की शपथ दे रखी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं वो निम्नलिखित लोगों के लिए हैं। ठीक है साथियों, संघ के मंत्री यानी कि केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, ठीक है, संसद के सदस्य, पहला, दूसरा,
अच्छा सॉरी, इसका राष्ट्रपति के लिए प्रारूप नहीं है, सॉरी इसमें मैंने गलत बताया है आपको, इसमें राष्ट्रपति के लिए प्रारूप नहीं है, संसद सदस्यों के लिए है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए है, संघ के मंत्रियों के लिए है। ये ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात कर रहा है साथियों, ठीक है। किसी राज्य के मंत्री यानी कि हम स्टेट में आ गए, स्टेट राज्य के जो मंत्री होते हैं उनके लिए भी जो शपथ का प्रारूप है वो हमें तीसरी अनुसूची में मिलेगा। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी यानी कि ये जो एमएलसी होते हैं या एमएलए होते हैं, ठीक है, उनकी शपथ का प्रारूप भी इसमें वर्णन है। राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य एमएलसी और एमएलए हो गए, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का कहीं जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का भी इसमें जिक्र नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अनुसूची है काफ़ी लेंदी है और इसमें कई लोगों की शपथ के बारे में जानकारी दे रखी है, तो इसको जरूर आप याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, उलझा सकता है क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है साथियों। इस साइड है संविधान की अनुसूची और उधर दे रखा है सब्जेक्ट, ठीक है। चौथी अनुसूची अभी हमने डिस्कस किया है, ये राज्यसभा से संबंधित है साथियों, ठीक है। इसमें जो 5वीं अनुसूची है वो जनजाति क्षेत्रों से संबंधित होती है साथियों, ठीक है। 5वीं और छठी दोनों, छठी स्पेशल प्रोविज़न है 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए, और 8वीं अनुसूची ध्यान रखिए भाषा से संबंधित है, और जो 9वीं अनुसूची है साथियों ये भूमि सुधार से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची ही पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य था कि भूमि सुधार को लेकर जो कानून बना रही हैं राज्य सरकारें वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में ना आ जाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर, ठीक है, चौथी ए का तीसरा देखिए तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित है। इसको ऐसे कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि जो 9वीं अनुसूची है ना वो मुख्यतः भूमि सुधार को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार ने इसको पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा था, क्योंकि उस समय हमारी एक मांग थी कि लैंड रिफॉर्म किया जाए और ज़रूरतमंद लोगों में ज़मीन बांटी जाए, लेकिन चूंकि संपत्ति का अधिकार उस समय हमारे संविधान में एक मूल अधिकार के तौर पर स्थापित था, और अगर लैंड रिफॉर्म ये वाला 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस ना कर दी तो ऐसा हो सकता है कि लैंड रिफॉर्म हमारे देश में कभी लागू ही ना हो पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 9वां क्वेश्चन देखते हैं तेजी से। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप करिएगा ऐसे। 7वीं अनुसूची, इसमें हाँ इसको बता देता हूं मैं, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है। मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची संघीय प्रणाली से संबंधित है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। 7वीं अनुसूची आपकी संघीय प्रणाली से संबंधित है, और इसमें 3 तरीके की सूचियों की बात होती है। सबसे पहले राज्य सूची, फिर केंद्र सूची, और फिर समवर्ती सूची, ठीक है। जब संघीय प्रणाली पढ़ाऊंगा तो इनको और डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो 7वीं अनुसूची है हमारी ये संघीय प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। और हमने संघीय प्रणाली कनाडा से अडॉप्ट की है, ना कि यूएसए से, और हमारी संघीय प्रणाली में केंद्र राज्य की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होता है, और राज्य खत्म हो सकते हैं लेकिन केंद्र खत्म नहीं होगा, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा इसका उल्टा है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है साथियों। ये 7वीं अनुसूची आराम से आप इसको कर लेंगे। 7वीं अनुसूची संघ राज्य समवर्ती सूचियां, बिल्कुल थोड़ा सा बस नाम बदला है,
ठीक है। संघ राज्य समवर्ती सूची, तीनों की। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं आपकी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, शब्द बदला है, ठीक है साथियों। 9वीं का चौथा हो जाएगा। 10वीं मैंने बताया कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से संबंधित है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत लंबा दौर ऐसा रहा है जहाँ पर किसी पार्टी से चुनकर व्यक्ति आ रहा है, एमएलए या एमएलसी बन रहा है, सांसद बन रहा है, और थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। सरकारें गिरती रही हैं, अस्थायी होती रही हैं। इसी अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून को लागू किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, क्या प्रोविज़न है वो मैं डिटेल में जब इसका वीडियो लूँगा तब आपको बताऊँगा। 7वीं अनुसूची, 7वीं नहीं 9वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। मतलब मतलब वही है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर 9वीं अनुसूची ना होती, क्योंकि 9वीं अनुसूची ने न्यायिक समीक्षा को सीमित कर दिया था। अगर 9वीं अनुसूची ना होती तो जो लैंड रिफॉर्म भारत में हुए हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता और उनको विधि शून्य घोषित कर देता, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों से टकरा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, तो आप कर लेंगे इसे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? ठीक है, यानी कि जोड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात है, पहला ही संविधान संशोधन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, इसको डिटेल से आप समझिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था या जोड़ा गया था। ठीक है, और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत शामिल किए गए, अब जो मैंने बताया है वो आया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया है। मतलब 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कर सकती है। एक तरीके से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य तात्कालिक समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। जो मैं आपको बता रहा था, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, इस सब को लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, उल्टा है, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है साथियों, 9वीं अनुसूची, इस शब्द को आप समझिए, राज्य भूमि सुधार, ये जो लैंड रिफॉर्म है या जो एग्रीकल्चर जो मैटर होता है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो संघीय प्रणाली होती है उसमें ये राज्य सूची के विषय में आते हैं। तो ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि राज्य जो जब स्टेट सब्जेक्ट है भूमि, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार वो कानून भी राज्य सरकारों को बनाने का अधिकार था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राज्य भूमि सुधारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची संविधान में लागू की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये 9वीं अनुसूची आप मानिए हमारे देश में जितना भी आपने सोशल जस्टिस आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप आज भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देख रहे हैं, इसके साथ साथ इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसमें इस 9वीं अनुसूची का या पहले संविधान संशोधन का बहुत अहम योगदान है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय, ये क्वेश्चन पूरा शायद मिसप्रिंट हुआ है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल एल हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये जो
कोई मामला है, ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा सही से। देखिए, इसका संघीय सूची में मिलान करना है आपको। संघीय सूची में 97 विषय हैं, अभी राज्य सूची में 47 विषय हैं और समवर्ती सूची में 66 विषय हैं। ठीक है, ये और करंट का बता रहा है, वर्तमान गणना के अनुसार इसमें 98 हो गए हैं, यहाँ राज्य सूची में 59 हो गए हैं और यहाँ पर 52 हो गए हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये कहना चाह रहा है बस कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है जो संघीय प्रणाली से संबंधित है, उसमें राज्य सूची में कितने विषय हैं, केंद्र सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ठीक है साथियों, मैं इसको पूरा डिटेल से एक एक चीज बताऊंगा। ये बताऊंगा आपको कि जब लागू हुआ था, बस ये समझ लिए 7वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन है और 2 बार पूछा गया है, 60 और 62 बीपीएससी प्रीलिम्स में 2016 में। ठीक है, एक साथ हुआ था ये एग्जाम, मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इस पर स्टेट भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है साथियों, कर लीजिए अभी इसको। ये वैसे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक ही मैं संघीय प्रणाली बता रहा हूँ तो उसमें पूरी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित। आप ये समझिए कि जो नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, अभी तो नीति आयोग प्लानिंग करता है इंडिया के लिए, उससे जब नीति आयोग से पहले योजना आयोग नाम की एक संस्था थी। ठीक है, योजना आयोग नाम की संस्था थी, वो 5 ईयर प्लान बनाती थी पूरे देश के लिए। ठीक है, और ये जो आर्थिक नियोजन है, ठीक है, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, मतलब उस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आप नोट डाउन करते जाइएगा, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते रहे हैं। और समवर्ती सूची के विषयों को अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इग्नोर करते हैं, उनको नहीं कि हम स्टेट सब्जेक्ट देख लेंगे और सेंट्रल सब्जेक्ट देख लेंगे, कौन करंट लिस्ट हम छोड़ देंगे। आप नोट डाउन करिए और 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना लगातार इनको, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऐसे टॉपिक होंगे, 10 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो समवर्ती सूची में आते हैं और वो आपका हर बार क्वेश्चन सही करवाएंगे। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रवेश 17 के तहत उल्लेखित है। ध्यान रखिएगा, एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे देश में पिछले कुछ समय से जैसे कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ बीफ का मामला विवादित रहा है और जानवरों के प्रति क्रूएल्टी, जैसे कि अभी दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों पहले कुत्तों को लेकर एक मुद्दा उठा था। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए 1960 में एक अधिनियम बना था, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, और वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, आपराधिक मामले। ठीक है, देखिए इसको भी नोट डाउन करिएगा कि जो आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस जो होती है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, राज्य की पुलिस होती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस हुई, मध्य प्रदेश की पुलिस हुई, ठीक है, बिहार की पुलिस हुई। विदेशी मामले जो फॉरेन, मैंने बताया था आपको, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, तो विदेशी मामले हमारा विदेश मंत्रालय देखता है। रेडियो और टेलीविजन ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन संघ सूची का विषय है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि
टेली कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर आपको नहीं देखने को मिलेगी ऐसा कोई मंत्री, लेकिन हाँ केंद्र स्तर पर मिलता है। ठीक है, 3 आपके पास विषय हो गए जो समवर्ती सूची से संबंधित हैं। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग और जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने से संबंधित सब्जेक्ट्स हुए। और आपका आपराधिक मामले, यहाँ विदेशी मामले देखिए रेडियो और टेलीविजन हो गया, सॉरी केंद्र सूची से संबंधित मामले रेडियो और टेलीविजन हो गया, विदेशी मामले हो गए, और पुलिस जहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट हो गया, और लैंड रिफॉर्म भी स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर भी स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, कौन सी मत भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है। ठीक है, इसमें फैमिली प्लानिंग होगा साथियों। हाँ, क्वेश्चन ए सही है इसका, फैमिली प्लानिंग। 4 सब्जेक्ट आपके पास हो गए, पॉपुलेशन कंट्रोल और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 फिर वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है, सार्वजनिक स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है, ये ठीक है साथियों, ये राज्य सूची का विषय होता है। जनगणना संघ सूची का विषय है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। इस बार जो हमारे देश में जो जनगणना होनी थी, वैसे 2021 में होनी थी, लेकिन वो लेट हुई कोविड की वजह से। शायद इस बार जनगणना होगी हमारे देश में, और वो डिजिटल जनगणना होगी। और ध्यान रखना, जनगणना जो कराता है ना, वो गृह मंत्रालय कराता है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री कराती है केंद्र सरकार की। तो जनगणना एक संघ सूची का विषय है। ठीक है, और आपसे ये कह रहा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय सूची, गलत है साथियों। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची से संबंधित होता है। ठीक है, बताया था मैंने। और एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ठीक है, एजुकेशन समवर्ती सूची में है साथियों, ध्यान रखना, और इसके संबंध में डिटेल जरूर पढ़िए। ये डिटेल है कि संविधान के 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है ना, वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है, शिक्षा और कृषि और पुलिस राज्य सूची का विषय है, और रक्षा आपका केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को साथियों। 23वां, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है साथियों, इसे मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है साथियों, मिनी संविधान इसे कहा जाता है। बहुत बड़े बदलाव हुए थे, ये वो पीरियड है, इमरजेंसी का पीरियड है, जब हमारा देश एक आंतरिक अशांति और उथल पुथल से गुजर रहा था। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से अब ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची मतलब इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। अगर कोई टकराहट की स्थिति होती है केंद्र और राज्य के कानून में, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तेजी से बढ़ते हैं आगे साथियों। चौबीसवां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? वही होगा
42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो आप एक चीज़ जरूर समझेंगे, देखिए जब मैं उसको बताऊंगा आपको कि जो मूल संविधान में जो राज्य सूची के विषय होंगे और आज जो स्थिति होगी, तो मूल संविधान में कुछ विषय ज़्यादा होंगे, जो अभी एक क्वेश्चन गया था पीछे, और आज कम विषय होंगे। जैसे कि मूल संविधान में अगर मान लीजिए 66 विषय थे, तो आज इनकी संख्या 48 के आसपास रह गई होगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, ठीक है, वो आप देख पा रहे हैं। हो ये कैसे रहा है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उनको उठाकर समवर्ती सूची में डाला जा रहा है। 2 ऐसे विषय तो अभी आपके सामने आ गए हैं, एक शिक्षा हो गया और एक हो गया वन। ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिकली आप ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ, 70 साल के हमारे संवैधानिक विकास में राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है वो कम हुए हैं, समवर्ती सूची में सब्जेक्ट बड़े होंगे, विषय बड़े होंगे, और केंद्र सूची में बड़े होंगे विषय। ये ऑटोमेटिकली प्रूफ कर रहा है कि हमारे देश में केंद्र राज्य की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में आप देखिए। वन अभी आपने पढ़ा है, तो वन समवर्ती सूची का है, बिल्कुल। शेयर बाजार ये समवर्ती सूची का नहीं है, शेयर बाजार साथियों ये केंद्र सूची का है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गई, ठीक है, लैंड रिफॉर्म हो गए, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। और डाकघर और बचत ये संघीय सूची का विषय है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है साथियों, इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्ति इस संबंध में 7वीं ये ठीक है, तो इसका इसमें नहीं पूछा है। और ये शेयर बाजार भी आपका संघ सूची का विषय होता है, इसलिए, लेकिन यहाँ दे रखा है समवर्ती सूची का। आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, 27। इसमें मिलान करना है केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची जनगणना होगी, क्योंकि केंद्र जनगणना कौन कराता है, होम मिनिस्ट्री करवाती है। ठीक है, एक का तीसरा होगा, फिर भी राज्य सूची जैसे कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, हाँ, इसी को हम लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है साथियों, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपने देखा था कि फैमिली प्लानिंग हो गई और पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, ये समवर्ती सूची का विषय है। अवशिष्ट विषय, अंतरिक्ष अनुसंधान, एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिली, इसे आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है साथियों, यानी कि जो अंतरिक्ष में जो रिसर्च हो रही है, ठीक है, वो अवशिष्ट विषय है, और अवशिष्ट विषयों पर हमारे संविधान ने किसे ताकत दी है, पूरी की पूरी ताकत केंद्र सरकार के पास है अवशिष्ट विषयों पर। ठीक है, ऐसे कुछ अवशिष्ट विषय भी आपको याद रहने चाहिए, एग्जामिनर पूछ ले रहा है। ठीक है साथियों, इसका आंसर ये हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन चाहे तो पढ़ लें, केंद्र के अधीन होते हैं। ठीक है, और कमेंट में आप 1-2 और अवशिष्ट विषय अगर मुझे बता सकते हैं तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं इसे देखते हुए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, तो साथियों आप बहुत आसानी से क्लियर समझ लेंगे इस चीज़ को कि 7वीं अनुसूची ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, हाँ ठीक है, इसको हम मान सकते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो पंचायतों में अपने स्कूल होते हैं और नगर निगम्स में भी स्थानीय निकायों को ये अधिकार होता है कि वो अपने स्कूल्स वगैरह खोल सके। 5वीं और 6ठी अनुसूची में स्पेशल प्रोविजंस हैं, किसके लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए। ठीक है,
छठी में और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी कि ये सभी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मैंने बताया था आर्टिकल 45 है। ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 243 छा व 243 बा में प्रदान की गई शक्तियां और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, और छठी एवं सातवीं अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पांचवीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है ये आपकी पांचवीं अनुसूची में, छठी और सातवीं अनुसूची में है। तो याद रखिएगा आप ये चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट होता तो इसमें फंडामेंटल राइट भी इसका एक आंसर होता, क्योंकि 21 का के तहत हमने प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर फंडामेंटल ड्यूटी भी इसमें ऑप्शन में होता तो वो भी होता। ठीक है, क्योंकि हमने 11वां मौलिक अधिकार बनाया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और नागरिकों पर यह दायित्व तो डाला है अभिभावकों पर 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। मतलब एजुकेशन से संबंधित हमारे संविधान की अनुसूचियों में कहाँ कहाँ प्रावधान है और डीपीएसपी में कहाँ है, वो सब उसने पूछ लिया है मिला जुला एक क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था साथियों, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ये 92वें संविधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया था। ठीक है, कुछ प्रोविजन थे 1/3 से बदलकर 2/3 किए गए थे, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये केंद्र तथा राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद का आकार भी तय करता है। ठीक है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो मैक्सिमम 15% हो सकता है लोकसभा का, राज्यों में मैक्सिमम 15% हो सकता है वहाँ की विधानसभा का। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जैसे दिल्ली वगैरह और छोटे राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे से साथियों तेजी से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ठीक है, दल बदल से। अब इसको आप केवल दल बदल से संबंधित मत समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये मंत्रिपरिषद के आकार से भी संबंधित है। ये तय करता है, ये 10वीं अनुसूची जो है वो ये तय करती है कि किसी राज्य में या केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार क्या रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 प्रोविजन से आपको हमेशा याद रखने, एंटी डिफेक्शन और मंत्रिपरिषद का आकार। ठीक है, ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची कर लेंगे आप इसे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था साथियों, बैंकिंग हो गया, पूरी की पूरी केंद्र सरकार का, मतलब केंद्र सूची का विषय। जनगणना करवाती ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है। बीमा भी केंद्र सरकार का ही विषय है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। ठीक है साथियों, और इसको आप एक्सप्लेन जरूर इसका एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लीजिए। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन संघ सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा, बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं तथा गैस राज्य सूची में शामिल विषय है। ठीक है, और उसमें देखिए प्राकृतिक बिक्री, जो प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है और उस पर जो टैक्स लग रहा है, शुल्क जो है, वो संघ सूची का विषय है, और उस पर जो बिक्री कर लग रहा है वो राज्य लगाता है। ठीक है, तो उसमें राज्य का इंटरफेरेंस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? रक्षा संघ सूची में है, रेलवे है साथियों, विदेशी मामले हैं, एग्रीकल्चर नहीं है, मैं बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर, लैंड हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, ये सब
आपका राज्य सूची का विषय है। रक्षा, आपने कभी देखा है कि प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, बिहार में रक्षा मंत्री हों, रेलवे मिनिस्टर देखे हैं आपने कहीं यहाँ पे, विदेशी मंत्री देखे हैं आपने के, ठीक है। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राज्य सूची में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है, वो पूछना आपसे चाह रहा है, ठीक है साथियों। देखिए, शिक्षा आपका समवर्ती सूची, वन आपका ये समवर्ती सूची, ठीक है। रेलवे, रेलवे पुलिस जो होगी, ठीक है, चूंकि रेलवे पूरा का पूरा केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, तो रेलवे पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन ही आएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सेकंड, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग पर क्रय। देखते हैं साथियों, ये रेलवे पुलिस, चलिए इसको क्वेश्चन को मैं भी देख लूंगा, अगर मुझसे कुछ चूक हो रही है तो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का है, ये फिर रेलवे पुलिस को ही बता रहा है। जनगणना केंद्र सरकार का विषय होता ही है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये निगम कर केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। चलिए इसको, दोनों क्वेश्चनों को बाद में डिटेल में समझाएंगे। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। पंचायती राज के लिए मैंने आपको बताया था, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, सॉरी। जो आपकी इसको मैं बताता हूँ, जो 11वीं अनुसूची है साथियों, वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित। और ये जो पंचायती राज्य विषय है ना, ये राज्य सूची का विषय है साथियों, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन, ठीक है। पंचायती राज और पंचायत, केवल पंचायतें ही नहीं, नगर पालिका भी राज्य सूची का ही विषय होता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 37वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस राज्य सूची का विषय, लोक व्यवस्था या जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, ये भी राज्य सूची का विषय। कारागार भी राज्य सूची का विषय होते हैं। ये जो दंड प्रक्रिया है साथियों, जिसको हम आईपीसी या सीआरपीसी बोलते हैं, ये राज्य सूची का विषय नहीं होता है, केंद्र सूची का विषय है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये साथियों सूची, अच्छा, ये मतलब ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, ये गोद लेना और ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप देखिए, बताया था जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, ठीक है, ये इसी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो और ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो ये तीनों विषय, विवाह, तलाक और गोद लेना, ये राज्य सूची, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूछा गया है, यूपी के कुछ पेपर में ही पूछा गया है। आगे देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची 1, क्लियर नहीं है क्वेश्चन साथियों, आगे देखते हैं। चलिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है। 7वीं अनुसूची यानी कि संघीय प्रणाली से संबंधित मामला है, टैक्स और शुल्क लगाना, ठीक है। जैसे जो सब्जेक्ट आपने बता दिए कि ये राज्य सूची का विषय है, ये केंद्र सूची का विषय है और ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो यहाँ
जो टैक्सेस लगेंगे इन सब्जेक्ट्स पे, तो वो डिफाइन तो 7वीं अनुसूची ही कर रही है ना कि ये विषय केंद्र सरकार का है। अगर मान लीजिए वो उसमें टैक्स और शुल्क का मामला हुआ तो केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला हुआ तो राज्य सरकार लगाएगी, लेकिन ये संबंधित तो 7वीं अनुसूची से ही है। निगम कर केंद्र सरकार लगा रही है, भूमि कर राज्य सरकार लगा रही है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है साथियों। तो ये जो टैक्सेस हैं इनका भी उल्लेख सब्जेक्ट के आधार पर 7वीं अनुसूची में है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है, मैंने अभी आपको बताया था। पहला लैंड रिफॉर्म, 9वीं अनुसूची। ठीक है, तेजी से पढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन को। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत शून्य घोषित किया जाता है? ठीक है, 5वीं अनुसूची है इसका। ये कहना ये चाह रहा है कि जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को, यानी किसी प्राइवेट कंपनी को आप उसको दे रहे हैं तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। ये किस अनुसूची में से संबंधित आपको प्रोविजन मिलेंगे? तो पहले आपको आसानी से समझ लेना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो हमारे संविधान में या अनुसूचियों में 2 अनुसूचियां ऐसी हैं जो ट्राइबल एरियाज की बात करती हैं, एक तो 5वीं है और एक 6ठी है। तो इन दोनों अनुसूचियों में से ही ऐसे खनन को रोकने के प्रावधान होंगे। ठीक है, तो इसमें 6ठी अनुसूची तो है ही नहीं है, तो 5वां इसका आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ठीक है, 3री में नहीं है साथियों, 3री में शपथ है। 5वीं में है, बिल्कुल 5वीं में है। 7वीं संघीय प्रणाली से संबंधित है। 9वीं आपकी लैंड रिफॉर्म से या जमींदारी उन्मूलन से या पहले संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और उनके प्रशासन की जिक्र है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। याद रखिएगा, 6ठी आप याद रखेंगे तो उसका एकदम इन एरियाज को छोड़कर बचे हुए एरियाज में जो ट्राइबल रह रहे हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान 5वीं में है। 5वीं में और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा के लिए। ठीक है, भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? राज्य के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, नई अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है साथियों, ये जो 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है ये बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है कि ताकि जो आदिवासी समुदाय है, ठीक है, जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसका सामाजिक स्तर काफ़ी निचला है, वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व करके रख सके, वो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचा कर रख सके। इसलिए उसके लिए ये 2 स्पेशल प्रोविजंस हमारे संविधान में डाले गए हैं। ठीक है, भारत की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 स्टेट हैं उसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 6ठी इनसे संबंधित है और इसमें एक शामिल है असम भी। मैं आपको लिखवा चुका हूं इसको पूरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, केवल और केवल त्रिपुरा में लागू होंगे। सिक्किम में और नागालैंड में 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 48वां, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, उसमें कुल 29 विषय हैं पंचायती राज में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, 1992 का अधिनियम था, लागू 93 में हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, ये देखिए चारों स्टेट हैं, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में लागू होती है, मिजोरम में लागू होती है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये 50 क्वेश्चनों का जो सेट था
इसमें एक दो चीज़ें हमें डाउटफुल रही हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में या जब इस टॉपिक को कराऊंगा डिटेल में तब बताऊंगा। शेयर करिएगा और कुछ आप हमें एडवाइस देना चाहते हैं एडवाइस दीजिए। जय हिंद।